जहां पर भाव 10 महीने के हाईज पर पहुंच गए हैं। काफी सारे फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं जिनका फायदा यहां पर कच्चे तेल को मिला है। इवन एज डॉलर इंडेक्स 6 महीने के हाईज पर है, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कच्चे तेल के भावों में यहां पर आग लगती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि भाव पिछले एक हफ्ते में यहां पर 7% तक चढ़े हैं और काफी सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने यहां पर कच्चे तेल को सपोर्ट दिया है। हमने देखा कि यहां पर सऊदी अरेबिया की तरफ से काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ नजर आया, जिसका फायदा यहां पर भावों में देखने को मिला है। अगर सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि अब दिसंबर एंड तक वो यहां पर उत्पादन में कटौती करेंगे, जो कि 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से होगी। अब इसको अगर आप टोटल करके देखें तो 9 मिलियन बैरल प्रतिदिन की ही उत्पादन हम यहां पर सऊदी अरेबिया की तरफ से आता हुआ देखेंगे। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, रशिया की तरफ से भी यह अनुमान आया है कि 3 लाख बैरल पर डे यहां पर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट जो है वो रशिया कम करता हुआ नजर आएगा। तो क्लियरली पहले यह माना जा रहा था कि यह कटौती सिर्फ अक्टूबर में होगी, अब क्योंकि ये दिसंबर तक कैरी फॉरवर्ड कर दी गई है, तो इवन एज भारत की मांग कम है, चाइना में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिली है, उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में यहां पर टाइटनेस बनती हुई नजर आएगी। ये उत्पादन है जो ओपेक एंड ओपेक एलाइज का है और बाजार को लगता है कि 2022 के जो स्तर हैं 2023 में हमने काफी नीचे इन स्तरों को यहां पर आता हुआ देखा भी है। तो ओपेक एंड एलाइज की यहां पर जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो हमने यहां पर इस साल में गिरते हुए देखे हैं और इस साल के खत्म होते होते तक हम देखेंगे वो नंबर्स यहां पर और भी गिरावट में बनते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि किस तरह से यहां पर प्राइसेस ने रिएक्ट किया है। अगर इस साल की बात की जाए तो जनवरी की शुरुआत यहां पर 80-82 डॉलर प्रति बैरल के आसपास से हुई थी, फिर हमने 70 के लोज यहां पर जून में बनते हुए देखे, लेकिन एज ऑफ नाउ 90 डॉलर के आसपास के लेवल्स हैं यहां पर। ये मूव है कि किस तरह से कच्चे तेल ने यहां पर काम किया है। एक हफ्ते में 4% तो 3 महीने में करीबन 20% का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। यानी अगर आप अगस्त के प्राइसेस यहां पर देखें, जब हमने 70 डॉलर प्रति बैरल के लोज बनते हुए देखे थे, वहां से एक अच्छी खासी तेजी अब प्राइसेस में बनते हुए नजर आई है। वही हाल ब्रेंट का और वही हाल WTI क्रूड प्राइसेस में भी हमने यहां पर बनता हुआ देखा है। तो चाहे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या YTD की बात की जाए, कच्चा तेल यहां पर काफी हद तक अब पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया है। तो क्लियर इंपैक्ट यहां पर भावों में है। 6 महीने की हाइस पर यहां पर हमने डॉलर इंडेक्स को आता हुआ देखा, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क हमने कच्चे तेल पर बनता हुआ नहीं देखा। लेकिन अगर रुपए को ओवरऑल देखें तो कच्चे तेल की तेजी, डॉलर इंडेक्स की बढ़त का असर हमने यहां पर जरूर बनते हुए देखा है और रुपए में लगातार डेप्रिसिएशन का व्यू बनता हुआ नजर आया है। रुपए को इस बात से भी प्रेशर है कि ज्यादातर एशियन करेंसीज भी यहां पर कमजोर होती हुई नजर आई हैं, तो 83.26 तक यहां पर रुपया उस वजह से भी लुढ़कता हुआ नजर आया है। लेकिन आगे जाकर अब कच्चे तेल में क्या व्यूज बने रह सकते हैं, हम आपको सुनवाते हैं। हमने यहां पर बात की प्रोबिस सिक्योरिटीज और सैक्सो बैंक से, और उन दोनों का ही मानना है कि आगे जाते हुए बाकी का जो बचा हुआ 2023 का साल है, यहां पर 95 से 100 डॉलर प्रति बैरल तक के भाव आपको देखने को शायद मिल पाएंगे। I see perhaps we pop above 94 in the short term, but I think we will see demand start to taper off as we head into the winter months, and that will also add some pressure on OPEC what to do next. Main reasons, there are two main reasons. I think we've got OPEC Plus agreeing to maintain their output cuts. We've also got Russia there also sort of saying that, okay, well, they're going to do less exports as well. So we have that supply tightness. Also ahead of that, we're coming into the hurricane season, and I think if you put in some restrictions there, then it is an issue. Also, you've got infantry draws in the States, which have been a bit larger than normal. So all this is creating this supply tightness that is just keeping the market bid. So the Chinese, depending on how hard and fast they go on stimulus, I think was also a major factor in seeing crude oil prices break through US 90. And I think in the next quarter can even head up to 100 plus. ऑलराइट, तो 100 डॉलर 101 डॉलर तक भी यहां पर प्राइसेस जा सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का कहना। और आप जान लेते हैं कि भारतीय बाजारों में यहां पर क्या हाल है। हमारे साथ मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री और कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा जुड़े हैं। क्लियरली जैसे आपने सुना, जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं और जिस तरह के ग्लोबल व्यूज हैं, बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस सभी ने अपना जो टारगेट है वो अब यहां पर 2023 के लिए बढ़ा दिया है। सबसे पहले प्राइसेस पे ही जानना चाहेंगे रवि, ब्रेंट आपको क्या लगता है 2023 में कहां जा सकता है और MCX की अब क्या रेंज बनती हुई नजर आएगी? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जो प्राइसेस है उसमें नॉर्थवर्ड जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। लगातार मैंने पहले भी हाईलाइट किया था कि साउथ एंड रशिया, ये दोनों का क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि प्राइसेस को वो प्रोटेक्ट करे, क्योंकि कोविड वाले साल में जो प्राइसेस एक बार नेगेटिव भी गए थे और उसके बाद जो प्राइस रिलेटेड ओपेक प्लस का मैनेजमेंट है वो काफी मींस के एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। साथ में ये जो प्राइसेस है 90 के ऊपर प्राइसेस जाना, ये पर्टिकुलर इमर्जिंग बास्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ करेंसी एज वेल एज देयर इक्विटीज, बट यस
जो ओपेक प्लस है उसके लिए एक पॉजिटिव है, क्योंकि वो सप्लाई टाइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड भी टाइट है। क्योंकि अगर यहाँ पे सप्लाई वो बढ़ाते तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे कोविड में भी क्या प्रॉब्लम हुआ था कि सप्लाई इतनी बढ़ गई थी और डिमांड सामने नहीं थी, तो प्राइसेस में एक सीवियर करेक्शन देखने को मिला। तो अभी वो प्रिएम्प्टिव एक्शन ले रहा है, क्योंकि चाइना जो मेजर्स ले रहा है और पिछले 1 महीने में जो लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट पे जो चाइना ने मेजर्स लिए, आगे 1-2 महीने में ये ओपन होगा डिमांड। अगर डिमांड ओपन होता है तो मेरे हिसाब से शायद ओपेक प्लस का रुख इसके ऊपर नरम हो, बट तब तक मुझे लग रहा है कि टिल एंड ऑफ 2023 आप 100 तक के लेवल भी ब्रेंट में तो दिख सकते हैं। बियॉन्ड 100 सस्टेनेबिलिटी मुझे काफी कम दिख रहे, क्योंकि वो प्राइस पे डिमांड कमजोर होगी और चाइना अपॉर्चुनिटी देख के इस साल में बाय कर रहा है। जैसे ही 90 के ऊपर जाता है क्रूड में, उसका इंपोर्ट वो काफी कम होता है, तो मुझे लग रहा है कि एक लिमिटेड तेजी यहाँ से और ड्यू है। हालांकि डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो हमारे रुपये वीकनेस एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि डोमेस्टिक प्राइसेस हम आउट परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि रुपये कमजोर होगा, इंपोर्ट महंगा होगा, तो इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। नियर टर्म ये रैली के बाद मैं वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वोलेटिलिटी में क्या करना है, मेरे हिसाब से आप ऑप्शन का सहारा ले, क्योंकि डायरेक्ट फ्यूचर अप्रोच करना एक रिस्की बेट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 7200 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है करंट एक्सपायरी का, वो अभी 160 के करीब चल रहा है, उसको बाय करें। स्टॉप लॉस लगा ले शॉर्ट टर्म के लिए, वो 120 का लगाए। और अपर साइड मुझे मेरा मानना है कि जो टारगेट है वो 220 तक के लेवल अप्रोच होते दिख सकते हैं। और फ्यूचर प्राइसेस में अगर कुछ गिरावट मिले इंट्राडे में और प्राइसेस अगर आपको 7150 के करीब मिले तो बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 7000 का और 7300 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बेस्ट केस सिनेरियो ऊपर की तरफ, रवि आपको क्या लगता है? क्या भाव 95 जा रहे हैं, वहां पर रेजिस्टेंस है? एक स्पाइक ही अगर हम आता हुआ देखें तो वो भी कहां तक दिखती है? करंट रैली में मेरे हिसाब से 9450 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक के प्राइस आप अप्रोच कर सकते हैं। बट टिल दिसंबर मुझे लग रहा है कि चाइना का डेटा नेक्स्ट मंथ से काफी अच्छे आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि चाइना ने जो मेजर्स लिया उसका इम्पैक्ट उसके अभी तक उसके मार्केट पे नहीं आया था, बट अभी जो लास्ट उसके मैन्युफैक्चरिंग रीडिंग थे उससे मुझे लग रहा है कि चाइना की एक्टिविटीज में काफी अच्छा उछाल आपको 1-2 महीने में आता हुआ दिखेगा। तो इसके इम्पैक्ट से दिसंबर के पहले एक बार 100 का लेवल पे अप्रोच हो सकता है। $100 तक के लेवल्स भी यहां पर आने की उम्मीद है। राहुल, आपका क्या व्यू है? आपको क्या लगता है कि ब्रेंट के लिए कहां पर ऊपर में प्राइसेस जा सकते हैं और एमसीएक्स में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे? हाय मनीषा, आपके सभी व्यूअर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। शुक्रिया। क्रूड देखे तो सेकंड हाफ काफी स्ट्रांग लग रहा है। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली सऊदी एंड रशिया ने प्रोडक्शन कट की बात कह दी है। लास्ट वीक हमने देखा था कि यूएस की तरफ से इन्वेंट्री भी मल्टी ईयर लो के ऊपर आते हुए दिखी थी, तो वो भी एक फैक्टरिंग पॉजिटिव है। थर्ड चीज देखे तो चाइना जो है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। और यदि ऐसा होता है तो चाइना की तरफ से भी फ्रेश डिमांड आती हुई दिखेंगी। तो ये जो सारे फैक्टर्स है वो क्रूड के लिए काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि यहाँ से ब्रेंट क्रूड जो है 96 से $98 तक के लेवल टच करना चाहिए, बट वहां से वापस से एक बिकवाली की या सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। बट 96 से 98 के ऊपर हमें नहीं लगता है। यदि हम घरेलू मार्केट की बात करें तो घरेलू मार्केट में डेफिनेटली 75,000 का लेवल 75 और 100 का लेवल हमें आते हुए दिखता है, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। वी सजेस्ट कि 7350 के कॉल के अंदर बाइंग करके चलिए। क्रूड के अंदर जो अभी 105 के लेवल के ऊपर मूव कर रहा है, टॉप लॉस रखिए 75 का एंड टारगेट रहेंगे 150 टू 190 के दरमियान। ऑलराइट, तो वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही जगह कैसे आपको कारोबार करना है भारतीय बाजारों में वो बताया गया है और तेजी की ही एक्सपेक्टेशन अब यहां से है। ज्यादातर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का भी यही मानना है कि 80 के तरफ नीचे में टूटते हुए नजर नहीं आते और ऊपर में 90, 95 एक स्पाइक 100 तक भी यहां पर पॉसिबल है ही। और काफी हद तक इस तरह की रिपोर्ट्स हमने बाकी ब्रोकरेजेस में भी इंडियन मार्केट्स में यहां पर आते हुए देखी हैं, वो आप देख सकते हैं। सभी का यही मानना है कि 80 to 95 एक ब्रॉडर रेंज रह सकती है, लेकिन एक स्पाइकअप की जहां तक बात है सभी को लगता है कि $100 का आंकड़ा हम यहां पर छूते हुए नजर आएंगे। सबसे बुलिश ट्रेड्स ऑफ कोर्स यहां पर $107, $108 की भी एक्सपेक्टेशंस बनती हुई। तो 2023 का जो बाकी बचा हुआ साल है, बाजार को लगता है कि चाइनीज मांग वापस आएगी और जिस तरह की कटौती यहां पर ओपेक एंड एलाइज की तरफ से आती हुई नजर आई है उसका असर भी यहां पर टाइटनेस के तौर पर भावों में बनता हुआ नजर आएगा। तो बढ़त की उम्मीद यहां से आगे जाते हुए। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन राहुल, नेचुरल गैस के प्राइसेस आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहां पर मुनाफा वसूली अच्छी खासी नजर आई है, एक रेंज बाउंड ट्रेंड भी है, लेकिन जितनी बार भी कच्चा तेल यहां पर बढ़ता है हम देखते हैं कि कुछ इंपैक्ट उसका गैस पे आता है। क्या वो भी यहां पर बनता हुआ नजर आएगा?
डेफिनेटली मनीषा, हमने देखा है कि नेचुरल गैस जो है एक ब्रॉडर रेंज के अंदर स्टक हो चुका है, दैट इज 2005 से लेके तो 230 के बीच में मूव होते हुए दिख रहा है। ये रेंज काफी समय से टूटती हुई नहीं दिख रही है, बट अभी जो 214 के लेवल चल रहे हैं, हमें लगता है 210 के लेवल कहीं पे भी आते हैं फ्यूचर मार्केट में, तो डेफिनेटली बाइंग करके चलना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 204। आपको टारगेट 230 तक के देखने मिलेंगे। यदि हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन में हमें लगता है कि 215 का कॉल आपने लेके चलना चाहिए। अभी 11 रुपए के आसपास में चल रहा है, आप 7 रुपए का उसमें स्टॉप लॉस रखिए। आपको टारगेट जो रहेंगे 17 रुपए से लेके तो 22 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस में। एंड डेफिनेटली भी सजेस्ट यहाँ पे बाइंग इनिशिएटिव करना चाहिए नेचुरल गैस में। राहुल भाई, क्विकली आप मेटल्स में कैसे देखते हैं, क्योंकि बेस मेटल्स में जो थोड़ी बहुत सपोर्ट हमने आते हुए देखी थी वो डॉलर की तेजी से कुछ प्रेशर में आती हुई नजर आई है। मनीषा, हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मेटल्स के लिए निगेटिव न्यूज आते हुए दिख रही है, बट टोटली मेटल्स जो है स्टेबल टू पॉजिटिव ट्रेंड दिखाते हुए दिख रहे हैं। कल भी हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स बढ़ने के बावजूद भी कॉपर 240 के ऊपर मूव करते हुए दिख रहा है, जिंक 220 के ऊपर है एंड एल्यूमिनियम भी 210 के ऊपर है। तो हमें लगता है कि बेस मेटल एक अच्छा पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट जोन रहेगा जहाँ पे कोई भी अपनी बाइंग पोजीशन बना सकता है। हमें लगता है कॉपर 240 के ऊपर सस्टेन होने पे 248 से लेके तो 748 से लेके तो 756 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर कॉपर 240 वीकली बेसिस पे क्लोज कर दे तो हमें लगता है कि 740 के ऊपर वीकली क्लोज कर दे तो 770 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं कॉपर में। वहीं पे हम जिंक की बात करें तो काफी समय के बाद में जिंक वापस से 220 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि 224 तक के टारगेट जिंक में आते हुए दिखेंगे। वहीं पे हम यदि एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम 201 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। 204 तक के टारगेट आज या कल के समय में आते हुए दिखना चाहिए एल्यूमिनियम में। ऑलराइट, तो बढ़त की उम्मीद यहाँ पर आगे बनती हुई नजर आई है बाजार में। ऑफ कोर्स प्रेशर फैक्टर्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको राहुल की तरफ से। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ये तो बात हुई तो 3% की तेजी पिछले 2 हफ्तों में 6 साल के हाईज पर अब यहां पर कारोबार है। हमारे साथ रेणुका शुगर्स के अतुल चतुर्वेदी हैं। अतुल जी नमस्कार। अच्छी खासी बढ़त यहां पर चीनी में देखने को मिली है, लेकिन इस तेजी के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अभी भी हम यहां पर डिस्काउंट में है। लेकिन आप इस पूरे प्राइस मूव को कैसे देखते हैं? देखिए, आप जो 6 साल की बात कर रही हैं, 6 साल से इंटरनेशनली भी शुगर डाउन था। तो अगर हिंदुस्तान में भी डाउन था तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इट वाज जैसा इंटरनेशनल था वैसे इंडिया बिहेव कर रहा था। पर इसी का एक मेन कारण था कि पिछले 2 साल में हिंदुस्तान से नहीं करते हुए भी 17.5 मिलियन यानी कि 175 लाख टन के आसपास शक्कर का निर्यात हुआ 2 सालों में। पहले साल हुआ था 11 पॉइंट समथिंग मिलियन टन और लास्ट ईयर में, इस साल में हुआ है समझिए 6.3। तो जब हिंदुस्तान से भी शुगर का इतनी ज्यादा बाहर चली गई है तो जो यहाँ का स्टॉक का बर्डन था वो तो डेफिनेटली कम हुआ है। थोड़ा बहुत अगर हिंदुस्तान के बाजार भी सुधरेंगे तो मैं नहीं समझता कि इस माहौल में जहाँ हर कमोडिटी बहुत ज्यादा तेज है, अगर शुगर थोड़ी बहुत भी अगर सुधरी है तो कोई बहुत ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। और जहां तक हिंदुस्तान में अवेलेबिलिटी का सवाल है, उसकी मैं नहीं समझता कि कोई कमी है। अवेलेबल बहुत है शुगर, पर इंटरनेशनल जो क्लूज आ रहे हैं उसको देखते हुए थोड़ी बहुत यहाँ पे अगर तेजी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो दैट शुड बी टेकन इन द स्ट्राइड, और इसमें कोई ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। पर एक चीज और जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगस्त महीने का जो साउथ में जो पानी था वो काफी कम हुआ है। मैं समझता हूँ 70-75% के आसपास कमी आई है सदर्न इंडिया में, यानी कर्नाटका और महाराष्ट्र, जो कि बिग शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे लगता है कि शायद शुगर का थोड़ा वो प्रोडक्शन घटेगा जी। पर एक खबर है आज जो सुबह में आई है जी हाँ, तो अतुल जी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में इशू जरूर है, लेकिन एक और चीज जो बाजार काफी टाइम से स्पेकुलेट कर रही है वो है कि स्टॉक लिमिट्स लग सकती हैं, एक्सपोर्ट शायद नहीं होंगे। एक्सपोर्ट तो ठीक है, हम मिड अक्टूबर एंड तक कुछ आता हुआ देखेंगे, लेकिन स्टॉक लिमिट्स को लेकर जो खबर है कैसे देखते हैं? स्टॉक लिमिट से मेरा तो मानना है, देखिए मैं तो 70s और 80s का वो जमाना देखा है सोशलिस्ट पीरियड का। अगर एट अ पर्सनल लेवल आप मेरे से पूछिए तो ये बाजारों को और ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है
और सप्लाई चेन को और ज्यादा डिस्टर्ब करता है। उसका अल्टीमेटली नेट रिजल्ट ये होता है कि बाजार जो आप चाहते हैं कि कंट्रोल हो, वो बाजार और ज्यादा कंट्रोल के बाहर जाते हैं। तो मेरी तो केवल, और हिंदुस्तान का वो जमाना गया जब शिफ्ट टू फोर्क का जमाना था। आज की तारीख में अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, पर अगर बाजार सब चीजों के ऊंचे हैं तो थोड़ा बहुत तो खामियाजा मैं समझता हूँ अपने कंज्यूमर्स को भी भुगतना पड़ेगा। इतने ज्यादा रेगुलेटेड और प्रोटेक्टेड मार्केट में देखिए शक्कर का दाम मुश्किल से एक आधा रुपये ऊपर नीचे हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई है। जी जी, जिस तरह से ग्लोबल डेफिसिट की बात की जा रही है कि 2 से 5 मिलियन टन के बीच में रह सकता है, काफी लंबा गैप है ये, आप कैसे वो नंबर रीड कर रहे हैं? नहीं देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हिंदुस्तान का 6-6.25 मिलियन टन मार्केट से गायब हो गया है एंड प्रैक्टिकली अब फ्यूचर में भी नहीं लगता है कि विद इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर एंड हिंदुस्तान इज फाइटिंग इन्फ्लेशन ऑन ऑल फ्रंट्स, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान से शुगर एक्सपोर्ट होगी। तो जो भी अपने शुगर को वर्ल्ड का उसमें पेंसिल इन करेंगे उसमें से 6 मिलियन टन हिंदुस्तान का गायब हो जाएगा। द सिल्वर लाइनिंग इज कि ब्राजील की क्रॉप बहुत बढ़िया रही है और वहाँ क्रशिंग भी बहुत जोर शोर से चल रही है और वहाँ ऑलमोस्ट 40 मिलियन टन का मैं समझता हूँ इस साल एस्टिमेट है कि शुगर हो जाएगी। तो उसमें जो वहां पे बढ़ा है उसके सामने यहाँ थाईलैंड में घटती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो पिक्चर है वर्ल्ड में, मैं नहीं समझता कि कोई बेरिश फैक्टर अभी नजर में आ रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए क्रूड भी अभी $90 के आसपास आ गया है, तो क्रूड अगर 90 आ जाएगा तो ब्राजील में एथेनॉल में वापस डाइवर्जन बढ़ेगा शुगर का। तो ये सारी चीजें पुलिस तो है इंटरनेशनली। जी, जैसे आपने कहा कि चीनी की अवेलेबिलिटी पर्याप्त है यहाँ पर, तो किस तरह की डिमांड फेस्टिवल्स में आता हुआ देखते हैं? और दूसरी चीज, ईयर ऑन ईयर चीनी के जो कंजम्पशन है भारत किस तरह की ग्रोथ दिखाता है? देखिए, मैं नहीं समझता कि अभी कोई कहना फेस्टिवल में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। जो डिमांड बढ़नी है वो ऑलरेडी आजकल 12 महीने हिंदुस्तान में फेस्टिवल मनते रहते हैं। तो ना एडिबल ऑयल में मुझे कोई बहुत फर्क दिखाई देता है फेस्टिवल टाइम में और ना ही इसमें दिखाई देता है। पर जहां तक हिंदुस्तान में इंक्रीज का सवाल है, तो वी हैव ट्रेडिशनली बीन पेंसिलिंग इन अबाउट 0.5 मिलियन टन, मतलब इतना साल का शुगर कंजम्पशन हिंदुस्तान में बढ़ता है। तो इस साल का अगर देखें, क्योंकि इस साल हो सकता है थोड़ी रिवेंज कंजम्पशन भी बढ़ा है पोस्ट कोविड, तो हो सकता है कि 27.5 से 28 मिलियन टन के आसपास हिंदुस्तान का डोमेस्टिक कंजम्पशन रहे, ऐसा अपना मानना है। ऑलराइट, 27.5 से 28 मिलियन टन की कंजम्पशन भारत बाजार में रह सकती है। अतुल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो बहुत डीप डाइव यहाँ पर शुगर सेक्टर में हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। जाते जाते रवि, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं एग्री एज अ स्पेस और आपकी यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? एग्री में जैसे इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक जो भी रेनफॉल के इश्यूज है, इस हिसाब से प्राइसेस लगातार सारे एग्री कमोडिटीज के, जैसे आपने शुगर की बात की, ग्रेन्स, पल्सेस, सारे के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे। मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस का नॉर्थवर्ड जर्नी तब तक शुरू रहेगा जब तक बारिश इवन नहीं होती। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बाइंग साइड ही ध्यान रखना है। एग्री बास्केट में पहला पिक रहेगा आज गुआर सीड बाय करें 6310 के करीब, स्टॉप लॉस 6250 का लगा है। अपर साइड 6500 तक के लेवल की मैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में उम्मीद कर रहा हूँ। गुआर गम बाय करें 13000 के करीब, स्टॉप लॉस लगा है 12800, अपर साइड 13500 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और गुआर से बाहर मुझे लग रहा है कि कोकुड कपास खाली में ध्यान रखे, वहां भी ये सेम इश्यू एंड इंटरनेशनली प्राइसेस काफी अच्छे रिकॉर्ड लेवल पे चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वो सीजनलिटी ऑन होने की वजह से वहां पे एक बाय किया जा सकता है। 2740 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस 2680 का लगा और अपर साइड 2820 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो 3 रिकमेंडेशन गुआर गम, गुआर सीड एंड कॉटन सीड ऑयल के तीनों में आपको बाय करना है। ऑलराइट, तो अगर आपको कोई सुन रहा है तो क्लियरली इन्फ्लेशन की चिंता यहाँ पर और ज्यादा होनी चाहिए रवि, क्योंकि सभी कमोडिटीज बढ़ती हुई नजर आई हैं या फिर जो कुछ बहुत करेक्शन भी दिखा रही हैं वहां पर भी खरीदारी की रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी बाजार का हाल।